सभी क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दीक्षित उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि। लाइन वाइज आना, एक एक करके, ठीक है, लेना और अर्पित कर देना थोड़े थोड़े, ठीक है, लाइन वाइज। एक बार दीप वो लाइनों में आ जाओ, बराबर बराबर ऐसे खड़े हो जाएंगे। रामकुमार भी आपको आगे आ जाओ, सारे आ जाओ। करते हुए महान देशभक्त एक एक करके आते रहो, महान देशभक्त राजीव दीक्षित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हेलो 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 हेलो। सभी क्रांतिकारी भाई एक एक करके आते रहे और मंच पे पुष्प अर्पित करते रहे। क्योंकि आज का यह प्रोग्राम हमारे जो भाई राजीव दीक्षित हैं उनके 12वें बलिदान एवं 55वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता जनता सरकार मोर्चा कर रहा है और हमारे जिला प्रधान है मनदीप सिंह हरिकोट जी। एक प्रसाद जी आइए एक बार। हो गया जी, चलो जी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भाई साहब सामने। सभी भाई एक एक करके पुष्प अर्पित करते रहे। राजीव भाई की प्रतिमा के सामने सभी भाई पुष्प अर्पित करते रहे, एक एक करके आते रहे। नरेंद्र भाई भाई जी, भाई जी सही साफ सब भाई जी खड़े रहो। हम सभी राजीव भाई के 12वें बलिदान दिवस और 55वें जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं यहाँ पे क्रांतिमान पार्क में। और जनता सरकार मोर्चा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भाई साहब
भाई साहब हो गया समझ क्या हो गया आप उसके बाद भाई भाई खड़े हो भाई आराम कुमार किया भाई राजीव दीक्षित अमर है। अमर रहे अमर फोटो करवा लो उसी साइड से आओ उसी साइड वंदे मातरम। और बाकी हमारे साथी जो यहाँ पर आए हैं आज उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि वो आज अपने सभी काम धंधे छोड़कर इस प्रोग्राम में इस क्रांतिकारी के बलिदान दिवस और जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सभी अपना बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ पहुंचे। सभी का हम जनता सरकार मोर्चे की तरफ से और भाई राजीव दीक्षित मंच की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जो अपने सभी काम धंधों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं इस पवित्र दिवस पर यहाँ एकत्र हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा कुछ शब्द, आज यहाँ पर कुछ शब्द हमें कहेंगे श्री सुमेर रोगी खाप के 24 गांव के प्रधान है, जो यहाँ के जो मुख्य अतिथि है। मैं उनसे चाहूंगा कि यहाँ आकर कुछ शब्द कहें, हमारे क्रांतिकारी साथियों को कुछ शब्द कहें। कृपया आइए मंच पर। ये भी पकड़ना है ये दोनों आज की इस सभा में विराजमान सभी मेरे क्रांतिकारी साथी, मैं सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आप भिन्न भिन्न गांव से, शहर की कॉलोनियों से चल के आए और ये साथ में रखना बोले तो मैं नीचे रखो। चलो अब बोलो। एक बात जो राजीव दीक्षित जी के बारे में, उस महान विचारक जिसने एक चीज की तरफ बड़ा प्रभावी तरीके से जनता के बीच में सैकड़ों हजारों लेक्चर रखे, अपने भाषण रखे, जिनकी वीडियो बनी हुई है। उन्होंने एक खास मुद्दा उठाया कि अपने देश में लंबे समय से जो एक यूरोपियन जो संस्कृति है और यूरोप का रहन सहन, यूरोप का खान पान, यूरोप की शिक्षा पद्धति, यूरोप की चीज़ों को बड़ा मतलब हाथों हाथ लेता रहा ये देश। इस देश के नेता भी, इस देश की सरकार भी और इस देश की जनता भी, क्योंकि बुराई ऊपर से नीचे आती है। तो यूरोप की संस्कृति को अपनाना और यूरोप की चीज़ों को बिना सोचे समझे उसका कितना नुकसान हुआ, और इस देश में कौन सी चीज़ें बढ़िया थी जिनको हमने छोड़ दिया, कौन से रीति रिवाज बढ़िया थे, हमारी शिक्षा में कौन सी चीज़ें बढ़िया थी, हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, उन चीज़ों पर उन्होंने बड़ा फोकस किया और बड़ा प्रबल तरीके से जनता के बीच में रखा। और उससे बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोगों में वो वीडियो गए और लोगों को ये बात सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि हमारा देश भी इतना गया गुजरा देश नहीं था।
जिस तरह से हम बिना सोचे समझे यूरोप से जो चीजें आती हैं और फिल्मों के माध्यम से फिर जो लोग अपना लेते हैं, चाहे खान पान, चाहे रहन सहन, चाहे पहनावा हो, चाहे कुछ हो, उसका कितना नुकसान हुआ और वो क्यों छोड़नी जरूरी है और हमारी कौन सी चीजें बढ़िया है, उन्होंने इस बात पर बहुत बढ़िया किस्म से रखा और अनेक उनके वीडियो बड़े सुनने लायक हैं। उनसे हमें एक हमारे देश में जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छे रीति रिवाज थे, अच्छी संस्कृति थी, वो देख के, पढ़ के, सुन के गर्व होता है कि ये देश भी बड़ा मजबूत देश था। इस देश में बड़ी मजबूत परंपराएं थी, बहुत तरह के अनेक बढ़िया रीति रिवाज थे, इनका रहन सहन था, इनका खान पान था। तो उन्होंने एक तो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में जो एलोपैथी, अंग्रेजों की जो चिकित्सा पद्धति है, इसको जिस तरह से इस देश ने अपनाया और हमारे देश में जितने देसी वैद्य वगैरह होते थे, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे नेचुरोपैथी के हों, जो प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से या प्रकृति के तरीके से मिट्टी से, पानी से इलाज करते थे, वो धीरे धीरे पीछे जाती रही। क्योंकि सरकार ने प्रोत्साहन दिया अंग्रेजी को, हर गांव में, शहर में अंग्रेजी हॉस्पिटल खुलते चले गए, अंग्रेजी डॉक्टरों का, अंग्रेजी दवाइयों का, अंग्रेजी चिकित्सा का क्रेज बढ़ता चला गया और जो हमारी देसी पद्धतियां थी वो पीछे चली गई। क्योंकि साधन सरकार के पास होते हैं, टैक्स का पैसा, बजट का पैसा सरकार के पास होता है, सरकार जिस चीज को बढ़ावा देती है वही चीजें आगे बढ़ती हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि आज हमारे देश में हम जब छोटे छोटे थे सुना करते, सर्जरी का एक अस्पताल सुना करते हिसार में, छपरा, और ये क्या करते हैं, छपरा हॉस्पिटल में जिसके पास पैसे ज्यादा हो वही जा सकता है, वहां सर्जरी होती है, चीर फाड़ होती है। आज इतने सर्जन हैं, सैकड़ों सर्जन इस शहर में बैठे हैं, छोटे जो हमारे टाउन है आसपास के, हिसार जिला के या फतेहाबाद सिरसा के, जगह जगह कदम कदम के ऊपर हॉस्पिटल हैं। हाँ जी, बस कितना समय लगाना है? बोल दो 5 मिनट बस, हाँ बता दियो, मैं तो कहोगे तो लंबा कर दूंगा, नहीं तो कोई नहीं, करो, बोलो आप, मैं बोलूं आप बोलो। तो ये इतने हॉस्पिटल बढ़ गए, फिर भी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। एक नेचुरल डेथ ज्यादातर लोग मरते थे, जो प्राकृतिक तौर पर पहले जवान हो गया, फिर बूढ़ा होने के बाद कुछ हादसे हो जाते थे, वो अलग चीज है। ना हार्ट अटैक थे, ना कैंसर थी, ना जोड़ों में इतना दर्द था, ना लकवा था, ये इतनी तरह की जो समस्याएं, ना एड्स थी, बहुत भयंकर किस्म की समस्याएं। नौजवान लड़के यूं ढिचक के चलते हैं, उनके घुटने खराब हो जाते हैं। और अब तो पिछले कुछ अर्सा से तो हार्ट अटैक के इतने केस, जो किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुना करते कभी कभार कि वो उसका टेंशन ज्यादा थी और उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। खड़े खड़े जिस तरह से अब हम यहाँ खड़े हैं, कोई लड़का खड़े खड़े भाषण दे रहा है या कोई बातचीत कर रहा है, छोटी उम्र के बच्चे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, अनेक ऐसी सूचनाएं आ रही है अखबारों, मीडिया के माध्यम से, वो खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं, यानी उसी टाइम हार्ट फेल हो जाते हैं। और कैंसर का तो अंदाजा ही नहीं है। तो उसमें जो खान पान में हमने मतलब असावधानी बरती है, और जो यूरोपियन संस्कृति और ये बिना सोचे समझे जो हमने ये पैकेट फूड, यूरोप में पैक्ड फूड को बढ़ावा वो दिया जाता, अपनी तरह से पका के नहीं खाया जाता, चूल्हे के ऊपर पकाना, रसोई में सारी चीजें तैयार रखना और वो पका के गर्मा गर्म खाना, इस तरह की वहाँ कम है यूरोप के देशों में, अमेरिका मरीन में। तो वहाँ की नकल करने से हमने पिज्जा, बर्गर और ये पैकेट में जितनी भी चीजें आती हैं बाजार से, और ये आपकी पीने की जो है ये बोतल वगैरह, जो है आपकी कोका कोला, ये कैंपा वगैरह, इनको अंधाधुंध हमने अपना लिया। और जिस तरह से अब यहाँ मीटिंग बैठी है, कहीं भी इकट्ठा होते हैं, तो गर्मी के मौसम में तो धड़ल्ले से वो कैंपा आ जाती है, और कैंपा लिया और तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आजकल तो बारातों वगैरह में भी, शादी ब्याह के आयोजनों में भी, हर जगह इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनमें सब में खाने के जो तो सिस्टम है, जो उनके अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी बहुत ही खराब होती है उनकी, उससे स्वास्थ्य सारे देश का खराब हो चुका है। एक तरफ ये प्रदूषण बढ़ गया पूरे देश में, एक तरफ खान पान खराब हो गया, और फिर साथ साथ जो दवाइयां हम लेते हैं, जितनी किस्म की दवाइयां एलोपैथी में दी जाती हैं, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। कोई भी बीमारी हो उसमें एंटीबायोटिक जरूर देता है डॉक्टर, 90-95% बीमारियों में एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक बीमारी को जल्दी कवर कर देता है। वो कैप्सूल होते हैं 500 mg के, 3 दिन का या 5 दिन का कोर्स देंगे, आप ये लो, आप ठीक हो जाओगे, एक सुबह एक शाम। उस एंटीबायोटिक की एक खास क्वालिटी होती है
वो बीमारी के कीटाणुओं को जितनी मात्रा में मारता है, जो स्वास्थ्य में बढ़िया किस्म के कीटाणु हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले, उनको भी साथ में उतना ही मारता है। एंटीबायोटिक जो लगातार 5-10 साल से जो लोग बार बार खा रहे हैं, उनकी सेहत खराब हुए बगैर रह ही नहीं सकती। और बिना एंटीबायोटिक के एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। और ज्यादा जो सीरियस होते हैं उनको स्टेरॉइड दे दिया जाता है। स्टेरॉइड के इतने गंभीर प्रभाव हैं कि आदमी की लास्ट में डेथ हो जाती है, उसके खून का पानी हो जाता है। तो ये ना डॉक्टर बताते हैं कि स्टेरॉइड कितनी बुरी चीज है। ये तो अपना ज्यादा जल्दी आराम हो जाए हॉस्पिटल में ऐसी दवाई देंगे, और जल्दी आराम उससे होगा जो सबसे तगड़ा एंटीबायोटिक होगा और सबसे बढ़िया स्टेरॉइड होगा, वो जाते ही मरीज को दे देंगे। मैं तो जानते ही भजमा ले फटते ही ठीक होगा, जिनको मिस करूंगा। लेकिन उसका नुकसान कितना होगा, उसके शरीर में आने वाले टाइम में कितना खामियाजा उस आदमी को भुगतना पड़ेगा। इस बारे में राजीव दीक्षित जी ने जितना हमारे को जागरूक किया इस देश के लोगों को, वो बेमिसाल है। और उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को दोबारा से स्थापित किया, और उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एक तो है ये मेन बात। और आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, इनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी इस देश का स्वास्थ्य बच सकता है। एलोपैथी की तरफ इसी तरह से दौड़ते रहे तो ना केवल भारत बल्कि जहां जहां दुनिया में एलोपैथी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, हर जगह ये महामारी का रूप लेती जा रही है बीमारियां। इस तरह से जनता बच नहीं सकती। एक तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान है, और दूसरा योगदान तो उनके बहुत तरह के हैं, लेकिन मैं तो एक दो बात ही रखूंगा। दूसरा, उन्होंने जो हमारा जो संस्कृति है, अनेक पहलुओं को उन्होंने छुआ है। जैसे बोलचाल की भाषा में हमने पिताजी माताजी को छोड़ के और मम्मी पापा डैड वगैरह को ले आए बिना सोचे समझे। और स्कूलों में जिस तरह से हमारे स्कूल हैं पूरे देश में, उसमें एक शान समझी जाती है, स्कूल के आगे लिखा जाता है इंग्लिश मीडियम। दुनिया में आज तक जितनी रिसर्च हुई है, जितने शोध हुए हैं, उनमें एक बात साबित हो चुकी है कि बच्चा प्राइमरी क्लासेज में मातृभाषा में सबसे ज्यादा सीखता है। मातृभाषा ही एकमात्र सिखाने का जरिया है। यदि आप उसको कोई दूसरी भाषा सिखाना चाहते हैं तो पहले उसको अपनी मातृभाषा सिखाओ प्राइमरी तक, तभी वो दूसरी लैंग्वेज आराम से सीखेगा। छोटे बच्चे को पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़े रटवाए जाते हैं, 252, 352, 552, उन बच्चों को पढ़े टीचर के डर से और दबाव से। एक बार तो याद हो जाते हैं, वो आगे जाके सारी चीजें भूल जाते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ के मैट्रिक +2 और ग्रेजुएट से निकलते हैं, आप उनका एक बार टेस्ट लेके देखिए। जो करीम बच्चे होते हैं वो तो चलते चलते भी बहुत चीजें पकड़ जाते हैं, उनकी बात एक बार मान लिया पीछे छोड़ दें तो सामान्य बच्चे जो 20 तक पढ़े सभी बच्चे सीख जाते थे। अपनी भाषा में पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, अखबार वगैरह की चीजें समझना, सारी चीजें अच्छी तरह से आती थी। आज हमारी जो मातृभाषा हिंदी, वो मतलब लगातार लोगों से छूटती जा रही है। आप उनको एप्लीकेशन लिखवा के देखो, बच्चों को जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी ठीक से एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। वो कहीं के नहीं रहते, ना अंग्रेजी के ना हिंदी के, ना वो ज्ञान प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारी भाषा छीन ली गई है। हमें जबरदस्ती इंग्लिश की घूटी पिलाई जा रही है। ठीक, तो ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हमने तो पोस्ट भी डाली थी, पीछे अखबारों में भी दी थी खबर कि प्राइमरी तक हमें हिंदी मीडियम चाहिए। और पूरी दुनिया में ये बात है, भारत में भी कई स्टेटों में अब तक लागू है। प्राइमरी में वहां की जो उनकी मातृभाषा है उन राज्यों की बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाया जाता है। अपने हरियाणा में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। मास्टर जी रखेंगे एजुकेशन के ऊपर, मैं तो इसी पहलू पर सिर्फ वो चलते चलते दिमाग में आ गई थी। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा को बर्बाद करने वाला सिस्टम है। इंग्लिश पढ़ाओ ठीक है, इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ज्ञान विज्ञान की भाषा है, इंग्लिश विषयों की भाषा है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन ये क्या मतलब है, बच्चा जहां जन्म लेता है जो उसकी मातृभाषा है उसको बंद करके और पहली क्लास से अंग्रेजी भाषा उस पर लाद देना, वो बच्चा सीखता नहीं है, उसका दिमाग बल्कि कुंठित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अपनी मातृभाषा के माध्यम से इंग्लिश ठीक सीख सकता है। इसके अलावा भी जो हमारे रीति रिवाज थे, जिस तरह से हमारा पहनावा था, पहनावे में भी ये टाई फाई ये जितनी तरह का सिस्टम है, अनेक लोगों को अफारा हो जाता है, वो कस के रहते हैं। हमारा खुला पहनावा था हमारे समाज का, हमारा रहन सहन भी, हमारा आपस में जो रीति रिवाज थे इकट्ठा रहने के। ये यूरोप की नकल करने का मतलब मम्मी पापा और 1-2 बच्चा, अब तो एक पे आगे नहीं तो 2 बच्चे, और माँ बाप गाँव में पड़े हैं, वो अपना शहर में कहीं जॉब करता है या दुकानदारी कुछ और करता है, वो उनको लिए बैठा है, आदमी अकेला हो चुका है। हमारे समाज की एक खास पहचान थी कि हम इकट्ठा रहते थे,
संयुक्त में हमारे परिवार होते थे। संयुक्त परिवार एक छतरी होती थी जिसमें आदमी सुरक्षित था, किसी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं आती थी। अकेला आदमी शहर में, कोई किसी का वारिस नहीं है, उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, वो सारी अपनी जो सिस्टम है अपना जो पुराना, उसको छोड़ के और यूरोप की नकल करने के चलते कि यही मॉडर्निटी है और मॉडर्न बन जाओ, मॉडर्न बनना ही ऊंचा बनने की निशानी है। इसमें हमारे समाज का बहुत नुकसान हो चुका है। हमें अपनी परंपराओं में जो खूबियां थी, मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारी परंपराएं सही थी, कुछ परंपराएं हमारी ऐसी भी थी जो हमें छोड़ देनी चाहिए। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सी हमारी परंपराएं ऐसी भी थी कि जिनमें दम था और आज भी वो प्रासंगिक हैं। हमें उनको बना के चलते रखना चाहिए और यूरोप की और अमेरिका की तमाम चीजों को अंधाधुंध नकल नहीं करनी चाहिए। उनको इतना प्रोग्रेसिव नहीं मानना चाहिए। उनकी गुण दोष के आधार पर जांच परख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो बढ़िया चीज है उसको अपनाओ और जो घटिया चीज है उसको तिलांजलि देनी चाहिए, उसको दूर से ही फेंक देना चाहिए। जिस तरह से मैं केवल एक पहलू पर खत्म करूंगा बोल के, नग्नता बढ़ती जा रही है समाज में, खासकर औरतों में नंगापन, और यदि कोई इसके बारे में थोड़ा सा भी बोल देता है कि हमारा अपना आजादी है, हमारी अपनी स्वतंत्रता, हम कुछ पहने कुछ करें। मानव सभ्यता में मानव पहले नंगा ही था, धीरे धीरे उसने थोड़ा बहुत पहनना शुरू किया, बोलने का भी तरीका बदला, फिर उसने अलग अलग तरह के ड्रेस अपनाए, ब्याह शादी के अलग तरह के कपड़े हैं, उसमें श्रृंगार करती हैं औरतें, पुरुष भी श्रृंगार करता है, गहने भी पहनते हैं, कार्यस्थल के अलग किस्म के कपड़े हैं, उसमें अलग तरह से, क्योंकि काम की संस्कृति अलग होती है, काम की तरफ उसमें ध्यान होता है। तो अलग अलग कामों के अलग अलग आयोजनों में और अलग अलग अवसरों के अलग अलग तरह के कपड़े मानव सभ्यता का एक परिचायक है। और उस सभ्यता को छोड़ के यूरोप की नकल में अपने शरीर के अंगों को दिखाना और फिर उसकी पैरवी करना कि व्यक्ति स्वतंत्रता है, तो आप आजादी को मत रोको, महिलाओं की आजादी को। कार्यस्थल पर नगल कपड़े पहन के जाने का क्या तुक है? इन चीजों में कार्यस्थल पर कार्यस्थल जैसे ही कपड़े होने चाहिए। और जो कपड़े पहने हैं इंसान ने, इसको गुण दोष के ऊपर आप डीपली सोचो, क्या ये कपड़े पहनना गलत था? मानव सभ्यता में जो कपड़ा आया है शरीर के ऊपर गर्मी सर्दी से बचाने के लिए और सुंदर दिखने के लिए, उसको छोड़ के दिन दोबारा नंगे हो जाएंगे तो इसमें कौन सी प्रोग्रेसिव की निशानी है? क्या मॉडर्निटी है ये? तो ऐसी अनेक चीजें हैं जो हम राजीव दीक्षित जी के माध्यम से नहीं भी सीख सकते हैं। उन्होंने इस तरफ इशारा किया, आप इनसे सीखें और आगे बढ़ें। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद सर। धन्यवाद सुमेर रोगी जी, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। इन्होंने कहा है कि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। राजीव जी भी कहते थे कि हम पश्चिम की नकल नहीं करें, हमें आज नहीं तो कल अपनी संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा, ये कह रहे थे श्री सुमेर रोगी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूंगा कुछ शब्द बोलने के लिए बलराज मलिक, किसान नेता है, हमारे आर्य समाजी भी है, वो बहुत अच्छे वक्ता है, उनको बुलाना चाहूंगा कि वो अपने विचार आज राजीव दीक्षित की जयंती पर रखे। माजिद हाँ भाई रमेश सुनाओ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी राजीव दीक्षित जी की जन्म दिवस व पुण्यतिथि पर जनता सरकार मोर्चा के सभी लाइसेंस पदाधिकारी, महिला शक्ति, आज स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जयंती दोनों एक साथ हैं। ऐसे पुरोधा हमारे समाज में कभी कभी जन्म लेते हैं। मेरा उनसे कई बार हिसार में मिलने का अवसर मिला और हमें तो राजीव दीक्षित जी में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की छवि हमें जो दिखाई देती थी। ऐसे वीर पुरोधा जिनका समय परमात्मा ने थोड़ा रखा, जिन्होंने 5000 विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और देश में स्वदेशी का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि देश की जो हमारे देश की जो धरोहर है, फल फ्रूट जो हमारे देश में बनते हैं, उन लोगों को छोड़ करके हम विदेशी कंपनियों का जहर पी रहे हैं, जिनमें अनेक प्रकार की कंपनियां अनेक पेय पदार्थ बनाती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे जहर जो हमारे शरीर को धीरे धीरे गलाते हैं
और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में उत्पन्न नींबू, आम, संतरा, किन्नू, अनेक प्रकार के जो रस देने वाले फल हैं, उन फलों को हमें खाना चाहिए। और ये जो जहर है, अनेक प्रकार से पेप्सी कोला, अनेक प्रकार की जो कंपनियां जहर बना रही हैं हमारे देश के लोगों को कमजोर करने के लिए, इसको छोड़ देना चाहिए। स्वदेशी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वदेशी के बारे में हमारी समाज के पूर्व महर्षि स्वामी दान ने कहा था कि स्वदेशी राज, विदेशी राज से स्वदेशी राज अगर अन्यायी भी हो तो वो अच्छा है। उन्होंने कहा कि विदेशी राज यहां से नहीं रहना चाहिए। देश की आजादी में भाई राजीव दीक्षित जैसे अनेक पुरोधा, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, लाला लाजपत राय जैसे, स्वामी दयानंद जैसे अनेक योद्धा इस देश की आजादी के लिए बलिदान हो गए। उन्हीं में राजीव दीक्षित जी जो दूसरे चरण की लाइन थी हमारी। दुर्भाग्य की बात है कि इस धरती के ऊपर परमपिता परमात्मा ने उनका साथ कम दिया और 42 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2010 को हमारे बीच से विदा हो गए, क्योंकि मैं भी उस संगठन से जुड़ा हुआ था। और ये बड़े दुख का विषय उस समय हमें सुनने के लिए मिला कि राजीव दीक्षित जी जो साउथ की तरफ दौरे पर थे, वहां उनके शरीर में हलचल कोई ऐसी गड़बड़ हुई जिनका हार्ट अटैक का निशाना बनना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं स्वदेशी का प्रचारक हूँ, मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लूंगा। वो कुछ बातें ऐसी जो नहीं कही जा सकती, कंट्रोवर्सी की बातें हैं, वो चली और वो पिता परमात्मा को प्यारे हो गए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में 5000 से ज्यादा उनके ट्रैक आज भी उपलब्ध हैं। उन्होंने राजाओं के ऊपर, सरकार के ऊपर सरकार कैसी होनी चाहिए हमारे देश में, हमारे देश में नेता कैसे होना चाहिए, हमारे देश का किसान कैसा होना चाहिए, हमारे देश का व्यापारी कैसा होना चाहिए, हमारे देश का कर्मचारी कैसा होना चाहिए, हमारे देश का गृहस्थ कैसा होना चाहिए, हमारे देश का छात्र कैसा होना चाहिए, अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपने व्याख्यान दिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए, कुछ समय की मर्यादा है, कुर्ता खिंचवाना मेरे को अच्छा लगता, तो ज्यादा न बोलते हुए मैं आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी को, अपने कई संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा जहां भी है उनको अपने चरणों में स्थान दे और वो दोबारा इस धरती पर आए, ताकि ऐसे वीर योद्धा, ऐसे महापुरुष जो समाज सुधारक होते हैं, उनको इस धरती पर जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बलजीत। और आज श्रीलंका सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम भाई राजीव दीक्षित की जयंती और पुण्यतिथि दोनों आ गए। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के प्रचारक थे और वो हिंदुस्तान की IIT कानपुर के पढ़े हुए विद्यार्थी थे और उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ जो है काम किया और हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम करके स्वदेशी का प्रचार किया और 5000 विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने अपने देश के लोगों को जगाया। उन्होंने पेप्सी कोला, अनेक प्रकार की जो पेय पदार्थ बनाती है, हमारे देश के युवाओं का सत्यानाश करती है। नशे के ऊपर, स्वदेशी खेती के ऊपर, अनेक प्रकार के विषयों पर राजीव। अपना शुभ नाम क्या? संदीप। पहले तो मैं संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपसे विनती है कि एक बार पूरा कंसंट्रेट होके अच्छी तरह मेरी बातों को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर बातें पूरी आप तक नहीं गई तो समझ नहीं आएगी। इंसान को अभी समझ पे काम करना ज़रूरी है और मैं अभी पिछले 2-3 साल से मैंने कोरोना के बाद से स्कूल्स में काम शुरू किए कि किस तरीके से ब्रेन को डेवलप किया जाए। अभी कितनी कमाल की बात है
जितनी भी बॉडीज बैठी हैं, आप डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स को ध्यान से समझे, वो बॉडी बोलते हैं, सब्जेक्ट, वो नाम नहीं बोलते कि राम कुमार है, श्याम कुमार है। तो मैं भी ये राजीव दीक्षित जी की बुक भी एक उठाई है, आपको मैं थोड़ी सी वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। क्योंकि आपको एक और बात बता दूँ, ये खासियत है ह्यूमन ब्रेन की, आपको मैं जितना मर्जी बोल के बता लूँ, आपने करना वही है जो आपने करना है। आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करना है, आपने गलत खाना है तो खाना है। मेरे बोलने से कोई नहीं बदलने वाला, ना कोई बदलता है और कभी बदलेगा भी नहीं। अगर हम लोग सिर्फ इस चीज़ को सोचने लगें कि मेरे बोलने से लोग बदल जाए, तो अब तक दुनिया बदल जाती। ऐसा बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा, ना कभी बदला है। बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बुक में फ्रंट पे ये फ़ोटो दी हुई है, ये छोटी सी फोटो है एक, इसमें 7 चक्र दिखाए हुए हैं बॉडी में। अब कमाल की बात है, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी काम कैसे करती है कोई बता सकता है मुझे? कोई भी एक आदमी? आपकी बॉडी का आपको नहीं पता तो आपके ब्रेन का कैसे पता होगा कि ब्रेन काम कैसे करता है? अब समस्या ये आई कि गुरुकुल पद्धति में सबसे पहले छोटे बच्चों के ही ब्रेन पे काम होता था और ब्रेन ओके, और उसके रिजल्ट्स हैं मेरे पास। मेरा यूट्यूब चैनल है खुद का, स्कूल ऑफ स्मार्ट ब्रेन के नाम से, जिस पे आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं 100% ये गारंटी लेता हूं कि अपने इंडिया का एक एक बच्चा इतना बुद्धिजीवी है जिसका आप सोच नहीं सकते। राजनीति तो बहुत दूर की बात है जो हावी हो जाए, अभी हावी है। और आप अपने अंदर झांक के देखना, गड़बड़ चल रही है सबके अंदर। अगर गड़बड़ नहीं होती, जिस आदमी के दिमाग में गड़बड़ नहीं है वो यहाँ आएगा? नहीं आएगा जी, वो अपने घर में रहेगा। आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव चाहने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है मुझे बताएं? कि भाई हम तो ऐसे बदलाव ले आएंगे, या फिर हम भीड़ बनाएंगे और भीड़ का हिस्सा बनते बनते एक भीड़ ही रह जाएगी। इक्का दुक्का आदमी जैसे उनके दिमाग पे काम उन्होंने खुद ने किए और इतनी बुक्स लिखी, लेकिन कितने लोग मानते हैं? हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं? सारे। आप खुद आती हैं और किस चीज़ को भगाने की बात कर रहे हैं? छोड़ देंगे आप इसे? इतने अगर संकल्पवान आप लोग हैं तो आज ही फ़ोन को छोड़ो, आज ही विदेशी छोड़ो, उतारो कपड़े अपने, सारे विदेशी हैं आपके। हम खड़े होते हैं, हम आते हैं, हम बातें करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम खत्म, फिर हम इकट्ठे होते हैं, फिर भीड़ इकट्ठी होती है, फिर वो। लेकिन ये भीड़ शानदार कैसे हो, उसके लिए 100% सेशंस है मेरे पास, 100%। और रिजल्ट देखने हो तो यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और एक और बात बताऊं, हाथ कितने लोगों के पास हैं? अब आप कहेंगे जी सबके पास है जी। अरे ये हाथ में कोई खासियत है या सिर्फ ये पकड़ने के ही काम आते हैं? आंखों से इतनी बड़ी दुनिया दिखाई दे रही है, होश नहीं। अपने कॉलेज स्कूल, मैं सिर्फ एजुकेशन पे ही बोलूंगा, कॉलेज और स्कूल 100% फेल। आप ध्यान से देखना, जितने भी ये बच्चे खड़े हैं, जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुन लेना, जितनी मर्जी जोर लगा लें, ना तो देश की तरक्की करेंगे ना विश्व के लिए कुछ करेंगे। देश बड़ा है या विश्व बड़ा है? क्या जिम्मेवारी नहीं है कि विश्व के बारे में भी सोचा जाए? अरे आप आते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, आप सिर्फ पूरे दिन में 3-4 काम करते हैं, खाना, पहनना, सोना, घूमना और हगना, और कोई काम नहीं है। दिमाग का तो काम ही नहीं कर रहे हम लोग। और मैं अभी बच्चों पे जो काम कर रहा हूँ, जो इस बुक में लिखा हुआ है ना, उसे ध्यान से समझेंगे तो एनर्जी है आपके अंदर एक। अभी ये मैम बैठे हैं सुमन जी, इन्होंने बताया कि मेरे गोड्डे में पेन था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मैंने फिर एक बार संकल्प लिया कि मैं ना दवाई नहीं लूँगी विदेशी और यूं ही ठीक हो जाएगा, और आयुर्वेद पे भरोसा जताया। अब ये भरोसा आता कहाँ से है कोई बता सकता है? भाव कहाँ से आते हैं कोई बता सकता है? अरे आप में भाव आ रहे हैं, भाव से बोल के आप क्रांति के नारे लगा के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बदलाव कहाँ है भाई? कोई बदलाव तो दिखाओ। अरे इतनी बसें बन रही है, कारें बन रही है, कितनों के पास कारें हैं यहाँ? कारें इंडिया में बन रही है या बाहर से? अपने देश को बिल्कुल बेरोजगार मैं नहीं बनाना चाहता। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, विदेश में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे दिमाग में है। वो लोग चीजें बना रहे हैं, हमारे यहाँ यूजर बने हुए हैं। जितने बच्चे हैं वो इस्तेमाल करना जानते हैं, ड्राइवर है वो सिर्फ, वो बनाते हैं। बनाने वाले कौन है? यूजर हम हैं। और हम कह रहे हैं जी हम यूज करना बंद कर दे। अरे गलत, आप भी कुछ बना के तो दिखाओ मेरे को। आप कुछ बना के दिखाओ मुझे कि जी ये मेरा लड़का तो ये बना देता है,
या फिर पश्चिम को छोड़ के अगर आप पूर्व की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी पूर्व की बात ये है, पौराणिक ग्रंथों की बात जो कर रहे हैं, या फिर उस विद्या पे आओ आप ना तो इधर के रहे ना उधर के। अब आप सोच रहे हैं सिर्फ यार फंस गए, करें क्या। कॉलेज में से लाखों बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं, कामयाब कितने होते हैं मेरे भाई। और कौन से स्कूलों की, प्राइवेट की आप बात करो, प्राइवेट स्कूल दुकान चला रहे हैं, और लेकिन बच्चे कितनों के हैं जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सभी के पढ़ रहे हैं। फिर हम क्यों ये फजूली बातें कर रहे हैं? या तो आप बंद करो। और एजुकेशन को बदलना है तो बदलने के लिए मेरे पास रिजल्ट है 100%। और ये हाथ यूं ही नहीं है, फॉरेन में ये रिचीज लिए जाते हैं, बच्चे का कैरियर तो पहले ही बता देते हैं वो कि किस फील्ड में डालने वो कामयाब हो जाएगा। और हमारे पास भी वो सब है जिससे कि आपके बच्चों के भविष्य को ठीक किया जा सकता है, और व्यवस्था को आप एकदम नहीं बदल सकते क्योंकि कई सालों में खड़ी हुई है। और ये ध्यान में रखिएगा, ये ह्यूमन नेचर है, उसको ठीक किया जा सकता है बचपन से। साइकोलॉजी अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। मैं सेशन में सारी बातें बताता हूँ। और मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी तक मुझे ये पता है कि निस्वार्थ यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं रोहतक के प्रोग्राम में गया था, वहाँ 2000 लोग इकट्ठा हुए, किसी मिशन को तो सोच रहे हैं बेचारे, लेकिन अभी आप इतने संकल्पवान नहीं है। पहले अपने संकल्प को लेना सीखें, संकल्प लिया कैसे जाए, बच्चे डिटर्मिनेंट कैसे हो। और इंग्लिश भाषा कोई गलत भाषा नहीं है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, एक बच्चा 4 भाषाएं बड़ी आसानी से सीख सकता है। स्कूल की लैकिंग है, स्कूल माहौल नहीं देता, स्कूल रटवा रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्रैमिंग करना। तो क्रैमिंग को बंद करेंगे। और एजुकेशन में यदि आप बदलाव चाहते हैं तो मैं खुद की, मैंने सोसाइटी बनाई है, द कॉस्मिक पावर वेलफेयर सोसाइटी। और मैं आपकी बॉडी पे काम नहीं करता, मेरा आपके स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर 7 बॉडी जोड़ है जिन पे मैं काम करता हूँ, एनर्जी उठती है, ब्रेन उन्हीं से बना हुआ है, पहले बता दूं। उसके अलावा तो आप जैसे लगे हुए हैं लगे रहें, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं। हाँ, आपको अगर संसार को कामयाब करना है, पहले बता दूं, संसार और अध्यात्म दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अध्यात्म उससे भिन्न नहीं है। अपनी शिक्षा में से अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन हटा दिया गया और आप शरीर होके बैठ गए हैं। लगे रहना, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप दुखों से रहेंगे, भी दुखी हैं यार, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, होने लगेगा यदि आप अपनी पावर्स को जान लेंगे। एक एक आदमी इतनी पावर ले रहा है, वो यूं ही दौड़ रहे हैं। अभी मैं बच्चों को देख रहा था कि बसों के पीछे भाग रहे हैं। अरे अपना यूथ तो बसों के पीछे भाग रहा है, करेगा क्या वो? इसलिए एजुकेशन को बदलना जरूरी है। अगर आप उस मुहिम में साथ हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और भविष्य के लिए भी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सारी चीज को परिवर्तन में ला सकता है। अदरवाइज खेती, औद्योगिक क्रांति ये सब हो ही रही हैं और इतने कंक्रीट बने हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा आगे आने वाला आज मैं एक भविष्यवाणी और बता रहा हूँ, 2032 तक इतनी हलचलें आएंगी जो किसी को समझ नहीं आएंगी। फिर ये ना कहना जी भगवान ने सब कर दिया ना, मनुष्य भगवान से बड़ा है। भगवान शब्द आपको बचपन से दे दिया जाता है और आप मंदिर में घंटी बजाते रहते हैं। आपसे बड़ी सत्ता नहीं है, आपने ही बिगाड़ा, आप ही बनाएंगे। यदि आप करने को तैयार हो तो सारे एकजुट होकर करेंगे, नहीं करने को तैयार तो ठीक है। अभी हम लोगों को तो आग लगी हुई है, आग लगी है इसलिए इतना बोल रहा हूँ। और आग इसलिए लगी है कि अपने घर को एक साइड रख दिया, मैंने कहा यार इस घर को बचाऊं, देश बचेगा जब तो बचेगा घर। और देश लाइन में लगा हुआ है अभी। आप सोचना, विकसित कंट्रीज और विकासशील कंट्री, 75 साल से ये विकासशील ही है, विकसित नहीं हुआ आज तक। और हम कारण है क्योंकि हमने दिमाग पे काम नहीं किया, एजुकेशन बदली। जब हटा के गए तो अपनी एजुकेशन क्यों हटाने दी, गुरुकुल क्यों हटाने दिया आप लोगों ने? क्यों आप पश्चिम के पीछे भागते इन्हीं चीजों को पकड़ रहे, क्रैमिंग करवा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दिमाग, आपकी बॉडी में दिमाग है, आप बताएं कहाँ है, कैसे काम करता है? आप एक के पास भी जवाब नहीं है। तो मैं इतने में ही खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। धन्यवाद आनंद भाई। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा किशन सिहाग जी, जो हमारे हिसार जिले की रीड है, वो जो सभी कार्य देखते हैं इस जिले का, किशन सिहाग जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
सुमेर प्रधान जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले यूथ मनदीप हरिकोट और आज के कार्यक्रम में आए हुए मंचासीन तमाम प्रबुद्ध मेरे बुजुर्ग, सह उम्र और छोटे क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमन है, प्रणाम है। आज का निमंत्रण मुझे जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक शिक्षा के ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते मुझे इस कार्यक्रम में आना इसलिए उचित लगा कि जनता सरकार मोर्चा की जो नीतियाँ आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी हैं, जो अव्यवस्था वर्तमान में है विश्व स्तर पर, उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन होने जरूरी है और ऐसे परिवर्तन जनता सरकार मोर्चा करने का वादा कर रही है, एक विजन दिखा रही है। इसलिए मैंने उचित समझा कि आज के इस निमंत्रण को मैं स्वीकार करूं और स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी की स्वदेशी नीतियां, स्वदेशी शासन, स्वदेशी इलाज, स्वदेशी शिक्षा, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अपील करती हैं और मैं स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का दिल से फैन हूँ। इसलिए मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका और आप लोगों के बीच में पहुंचा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जनता सरकार मोर्चा हिसार इकाई का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे से पहले अपने मुख्य अतिथि साहब भी शिक्षा के बारे में बोल के गए हैं। अन्य साथियों ने, भाई संदेश आनंद जी ने, इन्होंने भी अलग से ब्रेन एजुकेशन के बारे में बोला है। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल और केवल जोड़ घटा गुणा भाग ABCD इसके ऊपर आधारित है, जिसका कोई भी यूज नहीं है वास्तविक जिंदगी में। एक टीचर होने के नाते मैंने ये महसूस किया है। अपने जनता सरकार मोर्चा के एक अग्रणी साथी हैं, वो टीचर भी हैं बैकग्राउंड से, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी। मैंने उनके पेरेंटिंग और टीचिंग के ऊपर 5-6 वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो देखे। उन वीडियोस को देख करके मुझे ये लगा कि 27 साल का मेरा जो टीचिंग का अनुभव है उसमें बहुत सी कमियां रही है मेरे अंदर, और मैंने उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से कुछ पॉइंट्स को अडॉप्ट किया और मेरे क्लास में बच्चों के ऊपर अप्लाई किया, मुझे वहां से रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं जनता सरकार मोर्चा की इन नीतियों का शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, स्वावलंबी संबंधी जो इनकी नीतियां हैं, उन नीतियों का मैं कायल हूं। इसलिए मैं यहाँ आज के इस मौके पर आया हूं। मैं 2-3 बात खास करके करूंगा। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का वीडियो आज सुबह सुबह 5 बजे उठते ही मैंने एक देखा, उसमें लिखा अगर आपको महान बनना है तो ये करना होगा। वो वीडियो यूट्यूब से आप भी डाउनलोड करके अगर देखेंगे, उसमें एक एक परत खोल दी गई है वर्तमान शिक्षा पद्धति की। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित की बैकग्राउंड की बात करें तो ये पेशे से इंजीनियर थे, ये शिक्षक नहीं थे, इंजीनियर थे। इन्होंने अलीगढ़ जिले से एक छोटे से गांव में जन्म लिया। उस गांव में सड़क तक नहीं थी, वहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर ये बीटेक करके एमटेक करने चले गए। उसके बाद रिसर्च के लिए एक बार नीदरलैंड चले गए थे और वहां अपने रिसर्च पेपर को जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे थे। वहां के आयोजक हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ते, यानी हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते हो इस रिसर्च पेपर को। तो राजीव दीक्षित जी ने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जितने आयोजक और जितने देश आए हुए हैं वो अंग्रेजी जानने वाले हैं, इसलिए मेरी मातृभाषा को कोई समझेगा नहीं। पता है क्या जवाब मिला साथियों सामने से? उन्होंने ये कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ जो आए हुए हैं वो आपकी मातृभाषा को नहीं समझेंगे। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं रिसर्च पेपर लेके, वो सभी अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहाँ दुभाषीय का प्रबंध है। आप जो बोलोगे वो ट्रांसलेट होके उस भाषा में चला जाएगा, इसलिए आप अपनी भाषा में बोलिए। तब जाके राजीव दीक्षित जी को अपनी देश की भाषा, स्वदेशी भाषा की अहमियत पता चली और उन्होंने वापिस आकर के यहाँ
स्वदेशी के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में उन्होंने खास बात बताई। अपने बहुत से साथियों को, अध्यापकों को, माँ बाप को आज ये गलतफहमी है कि हमारे बच्चे को अगर टीचर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, तो उसमें केवल और केवल अंग्रेजी में ही वो मटेरियल मिलता है। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। राजीव जी ने क्लियर कहा था कि अंग्रेजी कोई वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज नहीं है। जब वो नीदरलैंड में गए थे उस समय खुद बताया गया है कि 200 देश यूएनओ के चार्ट पे हैं, यूएनओ की लिस्ट में 200 देश हैं। उन 200 देशों में अंग्रेजी केवल 12 देशों में बोली जाती है। केवल 12 देशों की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। बाकी 188 देश ऐसे हैं जो अपनी मातृभाषा है उनकी। तो बताओ अंग्रेजी बड़ी कैसे होगी। दूसरा, उन्होंने तुलना की अंग्रेजी की शब्दावली से, शब्दकोश से। उन्होंने ये बताया अंग्रेजी भाषा के जो अपने शब्द हैं वो 2600 केवल 2600 शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में, इससे ज्यादा शब्द नहीं है। अब आ जाओ बात 2600 पे, क्योंकि देखा है अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द अन्य भाषाओं के ले रखे हैं, इसलिए उन शब्दों को भी हम काउंट कर ले तो 12,000 शब्द बनते हैं। अब 12,000 शब्द वाली भाषा को हम गलतफहमी में ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है, ये इंटरनेशनल भाषा है, और उसके पीछे पागल हो रहे हैं। तुलना करते हुए ये बताया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। कोई जरूरी नहीं है, प्रधान जी बता के गए हैं पहले कि अंग्रेजी पढ़ करके ही, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ करके ही कामयाब होंगे बच्चे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मातृभाषा के अंदर जो शिक्षा ली जाएगी वो शिक्षा सबसे बढ़िया है। अब्दुल कलाम जी ने तमिल भाषा में अपनी एजुकेशन ग्रहण की थी और वो देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने थे, देश के राष्ट्रपति बने थे। तो ये तथ्य जो है ये फेल हो गया, ये नियम कि अंग्रेजी भाषा वाले कामयाब होंगे ज्यादा बच्चे। तमिल भाषा में 40,000 शब्द हैं। तमिल भाषा की जो डिक्शनरी है उसमें 40,000 अंग्रेजी से ज्यादा हो गए। अब आ जाओ हिंदी पे। हिंदी जो भाषा है जिसको हम आम तौर पर इग्नोर करते हैं और बड़ा अंग्रेजी बोलते हुए बड़े खुश होते हैं, हिंदी भाषा में 72,000 शब्द हैं। हिंदी भाषा की शब्दकोश में 72,000 शब्द मिलेंगे। उसके बाद आ जाओ संस्कृत, जो उससे भी बड़ी भाषा है हमारी, उसके अंदर 1.5 लाख शब्द हैं, 1.5 लाख पूरे। और सबसे बड़ी भाषा जो इंडिया की है, भारत की है, हमारे भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति को संजोए हुए, वो प्राकृत भाषा है जिसका सबको पता ही नहीं है। उसमें 3 से 3.5 लाख शब्द हैं। तो साथियों, जिस देश की भाषा में पहले से ही 3.5 लाख शब्द हो और वो 12,000 शब्द वाली एक अंग्रेजी के लिए तो ये कहा जाता है, मैं तो आमतौर पे मैं भी कह देता हूं और राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था, सबसे गंदी भाषा है तो वो अंग्रेजी है। दुनिया की सबसे गंदी भाषा कैसे है कि अंग्रेजी में आप देखो कि हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें माता पिता होते हैं। यहाँ पर शब्द प्रधान जी ने भी बोला है पहले, डैडी और मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है और बड़े खुश होते हैं हम जब हमारे छोटे बच्चे मम्मी और डैडी शब्द का प्रयोग करते हैं। डैडी का मतलब डेड बॉडी है। अंग्रेजों में मैकाले की शिक्षा नीति आज भी हम पढ़ रहे हैं। मैकाले का विचार था, मैकाले ने यह कहा था कि भारतीयों को ऐसा बना देंगे शिक्षा पद्धति से कि यहाँ के बच्चे अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा गालियां निकालें, और आज वही हो रहा है। हर घर में मम्मी डैडी, डेड बॉडी, मृतक शरीर। मम्मी, इजिप्ट में मम्मी का मतलब डेड बॉडी होता है, डैड का मतलब तो डैडी हो गए। और आजकल कुछ मैं ऐसे भी देखता हूं, डैडी की जगह तो डैड और डैडू शब्द भी आ गए। मम्मी के लिए मोम आ गया, माँ के लिए। मतलब जितने विकृत शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा में हैं और हमारी संस्कृति का नाश कर दिया इस भाषा ने, जिसके पीछे हम पागल की तरह दौड़ रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी भाषा क्या है। कुछ नहीं। एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से आज ये जो है मैं सलाह देता हूं कि अपने घर से इस गंदी भाषा के शब्दों को खत्म कर दो। आज से यही पढ़ ले लो, यही राजीव दीक्षित जी के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। माता पिता, माँ जी, पिताजी, ये शब्द कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं।
इनकी जगह अंकल आंटी दूसरा शब्द ले लो। अंकल आंटी, अंकल का मतलब मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, फूफा भी अंकल। क्या फूफा और मामा बराबर हो सकते हैं? एक ही आदमी को फूफा और मामा कह सकते हैं हम? क्या ये रिश्तों का जो है तोड़ मरोड़ के रिश्तों का नाश नहीं हो रहा है? अंकल, ऐसे ही आंटी, बुआ, मामी, चाची, ताई, सबको आंटी। क्या बुआ और मामी एक हो सकती हैं? क्या इस रिश्ते में फर्क नहीं पड़ता? तो ये शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के, इन भाषा के इन शब्दों को खत्म कर दो। हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए ये जानबूझ के साजिश के तहत डाले गए थे। कॉन्वेंट स्कूल की बात आई है, बड़े खुश होते हैं आज जो पैसे वाले हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं। मैं भी तनख्वाह ले रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को जो है इन गंदे स्कूलों में भेजूं। गंदा शब्द प्रयोग करूंगा, ये हो सकता है किसी के लिए कोई असभ्य शब्द हो, लेकिन क्योंकि उन स्कूलों के अंदर वही शिक्षा दी जाती है। कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट शब्द का अर्थ बहुत से साथियों को पता नहीं है। कॉन्वेंट का मतलब जो यूरोपियन देश थे, उन देशों के अंदर एक गंदा रिश्ता पहले से ही चला आ रहा था, जो हमारे देश में भी एंटर कर चुका है, लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के पुरुष और महिला इकट्ठे रह सकते हैं। और उन गंदे रिश्तों का जो प्रोडक्ट निकल के आया वो अवैध बच्चे आए। तो वहां की जरूरत थी ये कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो अनाथालय हैं, और उन अनाथालयों में ऐसी जगह पर उन बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध किया जाता था जिसको कॉन्वेंट का नाम दिया गया। अंग्रेजों ने वो भी हमारे यहाँ घुसेड़ दिए। हमारे यहाँ तो कोई अनाथ नहीं है, कोई अवैध नहीं है। हमारे तो शादी का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता है। महिला और पुरुष शादी के रिश्ते में बंधन के जो बच्चे होते हैं वो कभी अवैध नहीं कहलाते, वैध बच्चे होते हैं, संतान होती है, संस्कार होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कन्वेंट स्कूलों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन साजिश के तहत यहाँ लाए गए वो स्कूल। इसी तरह प्रधान जी ने एक शब्द किया, टाई। उस टाई को सूट बूट लगा के बड़ा खुश होते हैं। टाई के पीछे का इतिहास क्या है कि यूरोपियन देशों के अंदर ठंड बहुत होती है, और वहां पर ठंड के कारण खांसी जुकाम आमतौर पे रहता है। तो वहां टाई जरूर थी, एक कपड़ा होता था जो गल के चारों ओर रखते थे। और आजकल भी अपने छोटे बच्चों के जो उनके मतलब जो है नाक बहता है, मुंह में लार आती है, उसके लिए एक कपड़ा यहाँ टांग के रखते हैं ना छोटे बच्चे को, ताकि उसके कपड़े खराब ना हो, वो उसके ऊपर आती रहे। ये टाई वास्तव में वो थी कि अगर जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, उसको पहुंचने के लिए वो कपड़ा, उसको नाम टाई का मतलब बंधन, बांध दिया जाता था। और टाई वो है, इसका रूप बदल करके आज ये सूटेड बूटेड जो है वो बना दिया, एक स्टेटस सिंबल बना दिया। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि समय का बंधन है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को जो है ना मैंने बोला है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आज से अपने घर में जाकर के अपने बच्चों से ये कह दें कि आज से हमें डैडी मम्मी तो मत कहना, कम से कम ये गाली है, ये गाली बेटा हमें मत दो। यही अगर सुधार हो जाएगा, सच्ची श्रद्धांजलि राजीव दीक्षित जी को होगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर जनता सरकार मोर्चा हिसार का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक समझा, यहाँ मुझे बुलाया गया और मुझे समय दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जनता सरकार मोर्चा जो बना है वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए बना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जनता सरकार मोर्चा वास्तव में स्वावलंबी शिक्षा पे काम करेगा, वास्तव में रोजगार पे काम करेगा, और वास्तव में स्वदेशी इलाज पद्धति पे काम करेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम से जो साजिश हो रही है, उस साजिश का भंडाफोड़ जनता सरकार मोर्चा करेगा। और जनता सरकार मोर्चा इन नीतियों पे चलता है, तो मैं उनके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी। कृष्ण जी ने शिक्षा के बारे में, वो खुद शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि शिक्षा के बारे में हमें। नए साथी और जो यहाँ पे हमारे जो नए क्रांतिकारी साथी आए हैं वो कृपया फार्म भरे, ठीक है? यहाँ से फार्म भर के जरूर जाए, कोई भी यहाँ से बिना फार्म भरे ना जाए। आगे मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप रोहिला जी, जेएसएम से हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, बहुत अच्छे हैं। कुलदीप
आगे आवाज सिंह रिटायर्ड आवाज सिंह मास्टर जी आइए और अपने कुछ विचार रखें हमारे क्रांतिकारी साथियों के सामने। आवाज सिंह मास्टर जी। स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष मंजीत जी अध्यक्ष, हाँ, वह आयोजक व अन्य श्रोतागण, मेरा सबको कोटि कोटि नमन। मैं पूर्व अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक हूँ और मैं आपको अपने विचारों के माध्यम से केवल यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शहीद हुए हैं देश प्रेमी, देशभक्त, उनकी भावनाएं क्या थी, आज के हमारे लोगों की भावनाएं क्या हैं और हमारे नेता कैसे हैं, इनके बारे में एक भजन के द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। ओ लाज आज मिल सारे प्यारे हिंदुस्तान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। लाखों माता बहनों ने अपने सुहाग लुटाए थे, न जाने कितने गोरों ने जेलों में डलवाए थे। राजगुरु सुखदेव अनेकों फांसी पर लटकाए थे, चढ़ फांसी के तख्ते पर इनकलाब के नारे लाए थे। नेताजी चढ़ आए थे लेके मदद जापान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। उन्होंने क्या सोचा था, कैसे कल्पना की थी? सोचा था प्यारे वीरों ने कुर्बानी रंग दिखाएगी, होगा देश आजाद एक दिन जनता खुशी मनाएगी। हो सबके अधिकार बराबर, ऊंच नीच मिट जाएगी, सभी जरूरत हो पूरी, ना गरीबी किसे सताएगी। फिर जनता से सरकार बने, यही बातें थी अरमान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। और अब क्या हो रहा है? आजादी के बाद हुआ क्या, कहते शर्म मुझे आती, बिकते अफसर MLA चपड़ासी भी मांगे पाती। रही ओपनिंग और क्लोजिंग, बात काम की ना भाती, खुशामद खोरे हुए देश में देख शर्म भी शर्माती। भूल गए अपने कर्मों को, ये कितनी बात हैरान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। रखियो लाज आज मिल सारे प्यारे हिंदुस्तान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। और अब क्या हो रहा है? करुण कथा किसको बतलाऊं, कोई नहीं सुनने वाला, आज देश में बैठा सारे बिला दूध का रखवाला। धन को बचाने साहूकार से धन को बचाने साहूकार से चोर लगाते हैं ताला, कर लो काम सब नेक नियत से, मदद करे बजरंग बाला। हवा सिंह जप लो माला तुम भारत के उत्थान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हवा सिंह जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री राम कुमार जी। आइए हमें
शब्द कहे, आइए मंच पर और कुछ शब्द कहे। श्री राम कुमार जी। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पहुँचने पर। तो वह सभी अपनी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति ओम। बहुत से साथियों ने राजीव भाई के बारे में बहुत से विचार रखे हैं और YouTube के माध्यम से आप सभी जो है इससे भी अधिक व्याख्यानों को, विचारों को आप सुनते रहे हैं, सुनते होंगे। अभी 2 साल से जो वैक्सीन का, कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, जो आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर इतनी दहशत, इतना भय बढ़ा हुआ है, पैदा किया गया है, इसके बारे में राजीव भाई ने 2008 में स्वाइन फ्लू एक बीमारी आई थी, उसके ऊपर उनका व्याख्यान दिया हुआ था। तो मैं उसके कुछ अंश आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। उसमें मैंने कुछ काट छाँट के तैयार किए हैं। वैसे तो सारे लेक्चर जो है राजीव भाई के हैं, सारे व्याख्यान उनकी है, तो उनमें से मैंने कुछ काट छाँट के आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप उसको कोरोना वायरस की तुलना में आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मैं इन बातों को आपके बीच में, स्वाइन फ्लू या विदेशी कंपनियों की चाल। स्वाइन फ्लू बीमारी का नाम है कोरोना वायरस की तरह। स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हो जाने के बाद से हॉस्पिटल सब खुले थे, बाजार बंद हो गए, डर और दहशत फैलाया गया टीवी अखबारों के माध्यम से। कुछ लोग मर गए, यह खबर अखबार में छपने से, टीवी में खबर आने से और दहशत फैलाई गई। यह सब बातें मीडिया द्वारा फैलाई गई। स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी फैलती है A41N1 वायरस से। यह वायरस भारत का नहीं है, यह वायरस विदेशी है। स्वाइन फ्लू की बीमारी भी विदेशी है। यह वायरस अमेरिका के मैक्सिको नाम के देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, जो ठंड वाले देश है जहाँ 6-6 महीने तक बर्फ़ पड़ती है, उन देशों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग डूगर का मांस खाते हैं। डूगर के मांस में H1N1 वायरस पाया जाता है। तो डूगर का मांस खाने से 2000 लोग प्रभावित हुए, तो उसमें से 140 लोग मरे। तो 140 लोग मरने में कितने समय लगा? 1.5 साल लगा। तो अब बात आती है, कैंसर से 1500 लोग हर दिन मर रहे हैं हमारे भारतवर्ष में। कैंसर की बीमारी से भारतवर्ष में 1500 लोग रोज मर रहे हैं, यानी कि साल में 40 से 45 लाख लोग मर जाते हैं। इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कुपोषण, भूख आदि बीमारियों से लोग मरते हैं। तो मरने वालों की संख्या तो बहुत है, कैंसर से भी मरने वालों की संख्या बहुत है, मलेरिया से भी मरने वालों की संख्या बहुत है, ट्यूबरकुलोसिस की भी मरने वालों की संख्या बहुत है, डायरिया, डिसेंट्री आदि से भी। तो इन बीमारियों से मरने वालों की खबर नहीं छपती। क्यों नहीं छपती, वो विषय बाद में आ जाएगा। अखबार के फ्रंट पेज पर इन बीमारियों से जो मरने वाले हैं, इनकी संख्या आज तक आपने नहीं सुनी होगी, ना पढ़ी होगी। इन बीमारियों की कोई चर्चा नहीं होती मीडिया में। कैंसर से मरने वालों की इतनी चर्चा नहीं होती मीडिया में जितनी कि स्वाइन फ्लू की होती है। तो स्वाइन फ्लू से 10-20 आदमी मर भी जाए तो उसकी हवा बढ़ जाती है, पूरे फ्रंट पेज में छपता, पूरी टीवी में, मीडिया में, सब जगह जो है, सभी चैनलों में वो खबर बन जाती है। तो कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बनती। ये जो मैं बीमारियां बता रहा हूँ, राजीव भाई ने बताया है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बनती।
तो जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती उन बीमारियों की मीडिया में चर्चा नहीं होती। जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती उन बीमारियों को मीडिया नहीं उठाता, उनकी खबर नहीं दिखाता। तो वो खबर किसकी दिखाता है? अब इन बीमारियों से चाहे लाखों लोग मर जाए, करोड़ों लोग मर जाए। आपने अभी कैंसर से 40 से 45 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर मीडिया में नहीं आती। तो भलाएं कितने भी लोग मर जाएं इन बीमारियों से, मीडिया में खबर नहीं आती। लेकिन यदि कोई स्वाइन फ्लू की बीमारी है, उससे 10-20 लोग भी मर जाए तो पूरी मीडिया में जो है उसकी फ्रंट पेज पे, अखबारों के फ्रंट पेज पे, टीवी पे, चैनलों पे, सभी चैनलों पे जो है पूरी कोरोना वायरस की तरह हवा बन जाती है। तो लेकिन जिन बीमारियों की वैक्सीन बन सकती है, मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उन बीमारियों की चर्चा बहुत होती है मीडिया में। कारण क्या है? अब इसके पीछे कारण बताया राजीव भाई ने। जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कोरोना वैक्सीन में कि ये वही बात है जो 2008 में राजीव भाई बता के चले गए, जो आज जो है ना वही बात इम्प्लीमेंट हो रही है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी पत्नी का पति मर गया तो पति के मन में इतना डर पैदा हो गया कि पति की अंतिम यात्रा को 5 फुट दूर से प्रणाम करती है, क्योंकि उसके अंदर डर पैदा हो गया, भाई ये जो है स्वाइन फ्लू पति को हो गई तो मेरे को भी हो सकती है, कल को मेरी मौत हो सकती है। दहशत इतनी ज्यादा है। धर्मपत्नी सालों साल पति के साथ रहती थी, एक ही कमरे में रहती थी और एक ही बिस्तर पर रहती थी। जब इनको पता लग गया कि पति को स्वाइन फ्लू हो गई तो उनके अंदर इतनी दहशत और डर पैदा हो गया, तो उनकी ये लिमिट क्रॉस हो गई। ये सब मीडिया की ताकत है। स्वाइन फ्लू का वायरस हमको प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? हम भारतवासी हैं। तो भारतवासी कहने से केवल बात नहीं बनती है। तो हम कोई भगवान के दूत नहीं है, कोई हम योगा प्राणायाम करके बच नहीं सकते। कारण इसमें दूसरा है, सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी बीमारी है। ये H1N1 जो विदेशी वायरस है, ये वायरस उन देशों में पैदा होकर प्रभावित करता है उन लोगों को जिन देशों में सबसे ज़्यादा ठंड है। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया था, वहाँ तापमान बहुत ही कम होता है। जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, ये बहुत ठंडे देश है। ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। जितनी ठंड पड़ती है उतनी तरह के वायरस वहाँ पैदा होते हैं। साल में 6 महीने करीब जो लगभग वहाँ बर्फ पड़ती है। अब हमारे देश में क्या है, मार्च से नवंबर तक लगभग 34 से 36 डिग्री का तापमान रहता है, हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड को छोड़कर। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता। वहाँ ठंड ज़्यादा है इसलिए वहाँ वायरस जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो 6 महीने ठंड पड़ती है। हमारे देश में मार्च से लेकर नवंबर तक कोई ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए वो वायरस जो है ना हमारे देश में जिंदा नहीं रह सकता। भारत में मई जून में तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। तो दुनिया में भारत ही केवल एक ऐसा देश है। ये वायरस इतने तापमान में जिंदा नहीं रह सकता। तो किसी और बीमारी से मरने वाले व्यक्ति को स्वाइन फ्लू से मर गया, यह मीडिया में छाप दिया जाता है। मरता तो किसी और बीमारी से व्यक्ति, और उसको छाप दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गया। तो उसमें क्या होता है कि लोगों के अंदर दहशत और भय पैदा हो जाता है। जिस तरीके से कोरोना वायरस में आप लोगों ने देखा होगा। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू सर्दी, जुकाम, बुखार सभी को होता है। जिस तरीके से मौसम बदलता है अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में, उस समय मौसम बदलता है, उस समय हमें सर्दी, जुकाम, बुखार आता है। मीडिया में खबर जो अखबारों में छापी जाती है, ये खबर जो है ये वास्तविक खबर नहीं होती है। ये जो खबर इनमें आती है, ये इनके जो अखबार के जो मालिक होते हैं, ये खबर उनको एडिटर को भेजते हैं, भाई ये खबर छापनी है। तो अब मालिक के पास कहाँ से आई वो खबर? मालिक के पास ऊपर
ऊपर जो कंपनियां बैठी हैं, दवाई कंपनियां, उनसे इनके पास जो है वो खबर के साथ चेक और रुपया इनको भेजा जाता है। तो उनमें से जो है राजीव भाई ने पता लगाना शुरू किया, भाई ये दवा कंपनी इनको पैसे क्यों भेज रही है, क्यों दे रही है। तो अमेरिका की कंपनी है वो, उसका नाम है ना, उसका नाम बताने से मना कर दिया राजीव भाई ने, लेकिन वो पता लगा कि वो कंपनियां जो है वो स्वाइन फ्लू की दवाइयां बनाती है। जो कंपनियां अखबारों को चेक और रुपया भेजती है खबर लगाने के लिए, उनको जो है वो दवाई कंपनियां पैसे भेजती है। और दवाई कंपनियां कौन सी है? वही दवा कंपनी जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। जिस प्रकार से वो दवाई का नाम भी बताया गया है, कैमी फ्लू, 10 साल से दवा बना रही है। ये कंपनी गोडाउन भर गया, 30 देशों में उनके गोदाम है। 10 सालों से दुनिया में स्वाइन फ्लू की कोई बीमारी फैली नहीं, तो गोदाम भर गए। अब क्या करना चाहिए? अब 10 लाख टेबलेट हमारे भारतवर्ष में भी गोदाम में भरे पड़े हैं। तो टेबलेटों का स्टॉक खाली करना है। तो स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिकेगी। दवा कब बिकेगी? आप जैसे लोग दवा खरीदेंगे। दवा कब खरीदेंगे? आपको स्वाइन फ्लू हो जाए जब आप दवा खरीदेंगे, या स्वाइन फ्लू का डर, दहशत आपके मन में फैल जाए, तब आप दवा खरीदोगे। तो तब आप खरीद कर घर में रख लेंगे। कंपनी की दवा बिक गई, गोदाम खाली हो गया, 300 करोड़ रुपए की कमाई कंपनी को होगी। और अखबारों में उनके खर्च हुए 10 करोड़ रुपए। तो दवाई कंपनियों का षड्यंत्र है। राजीव भाई ने इस तरीके से जो है, मैंने उसे काट के आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो राजीव दीक्षित स्वाइन फ्लू का लेक्चर जो है आप यूट्यूब में डाल के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि आज जो कोरोना वायरस की तुलना में आप स्वाइन फ्लू को ले लीजिए, और उसी हिसाब से जो है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये तो देखा होगा, जो लोग हॉस्पिटलों में चले गए वो वापस नहीं आए, लेकिन जो लोग बाहर रह गए उनने जो अपनी स्वदेशी दवाई यूज की, गर्म पानी या काढ़ा जो भी यूज किया, वो बच गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद राम कुमार जी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया हमें कोरोना के बारे में, कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं मीडिया में और हमारे आसपास। बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष डाटा जी। सुभाष डाटा प्लीज आए और कुछ शब्द कहें। राम राम भाई, सारे साथियों ने भाई आज कुछ राजीव दीक्षित जी के बारे में बताऊंगा मैं, और उसे में कुछ इशारे हैं क्या करना चाहिए राजीव दीक्षित जी किस प्रकार से उस टाइम अपने कहीं हालात के हिसाब से उन्होंने के निर्णय लिए। तो राजीव दीक्षित जी का जन्म है 30 नवंबर 1967 में अलीगढ़ के नोआ गांव में हुआ भाई, और 1984 में भोपाल कांड हुआ, गैस कांड। उसमें उनका जगह में जागृति हुई कि भाई ये इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई। तो उस समय से उन्हें इन षड्यंत्रों के बारे में जांच करनी शुरू करी। बड़ी बड़ी कंपनियों से, अमेरिका से, अलग अलग जगह से उनको बड़े बड़े ऑफर आए कि आप आसाराम से ऑफर आया 50% पे हमारे साथ मिलके काम करो। तो उन्होंने धनके की तरफ नहीं देखा। उसके बाद 2000 लगभग 2 या 5 का समय था, दंकल प्रस्ताव आया। उस समय राजीव दीक्षित जी व्यापार मंडल के लोगों के साथ मिलके बंबई में एक बड़ी जनसभा करी, जिसमें 10 लाख लोग थे भाई। 10 लाख लोग होते हुए बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जेल भरो आंदोलन छेड़ेंगे। जिस दिन जेल भरो आंदोलन की डेट आई, उस दिन राजीव दीक्षित जी के 3 लोग थे उनके साथ में। तो ये बात भी समझने की है, अपनी संख्या पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। संगठित होकर कार्य करने की जरूरत होती है। चाहे मैं 10 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, सफल होंगे अगर संगठित होकर काम करांगे तो। फिर राजीव दीक्षित जी
एक बार आर्थर डंकल नाम का एक व्यक्ति भारत आया। राजीव दीक्षित जी अपने साथियों को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आर्थर डंकल को पीटा जूतों से। जो व्यक्ति हिंसा के पूर्णतः खिलाफ है उसने हिंसात्मक कार्रवाई करी। क्यों करी? क्योंकि जनता को यह संकेत देना था भाई किसी समय पे ये बात भी जायज होती है, इसलिए हमने परहेज किसी बात से नहीं है। और इसी में एक भगत सिंह का वाक्य बताता हूं आपको। भगत सिंह ने कहा है कि हम शांति से कार्य करेंगे लेकिन समय आने पर हथियार उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। तो उनका कहना था कि जो संगठित ताकत काम कर सकती है वो बड़े बड़े तोप गोले और बड़ी सेनाएं नहीं कर सकती। ये हमारे बहुत से उदाहरण हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। 50-100 की संख्या में सिखों ने 1 लाख की सेना थी शायद, उसका मुकाबला किया था। नहीं, 10,000 की संख्या थी उनकी सेना की, और उन्होंने 1 लाख की सेना का मुकाबला किया था। तो समय अनुसार चीजों को समझते हुए उसमें हमें बदलाव करते रहना चाहिए। और एक लोगों की आदत बन चुकी है भाई, जो लोग जिस चीज के बारे में जितना जानते हैं उससे आगे बढ़ के सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। जैसे कुएं का मेंढक बोलता है कि मैं पानी की गहराई को अच्छी तरह जानता हूं, जोड़ का मेंढक भी बोलता है कि मैं पानी की गहराई को जानता हूं। लेकिन मैं अगली पंक्ति के जो लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो बोलते हैं कि हम समुद्र के मेंढक हैं, लेकिन गलत बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। जानने के लिए समुद्र में बहुत कुछ है, हम समुद्र के अंदर उतर चुके हैं। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं, अगर कोई डर की वजह से इन आंदोलनों में हिस्सा ले रहा हो तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं, गुजरात के पास में भीलवाड़ा के पास कोई ऐसी व्यवस्था चल रही है, वह कानून भी उन पर लागू नहीं हो रहे। एक यूएलसीटी नाम से एक व्यवस्था है जो दुनिया की एचएम सरकार है, उसके कानूनों से जनता को बाहर कर देती है। लेकिन कुछ भी कह लो, कितनी बातें कर लो, असल समस्या है व्यवस्था। जो राजीव दीक्षित जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, 1992 में उन्होंने 20 साल का टारगेट दिया था कि हम 20 साल में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो वो उसके काफी नजदीक पहुंच चुके थे। मोरे चाहे कोई भी रहे हो, उनकी मृत्यु किसी भी प्रकार से लोगों को लग रही हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतों का हाथ था। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। बाकी और साथी बोलने वाले होंगे, अगर किसी साथी ने किसी बारे में बात करनी हो तो मेरा नंबर है भाई 80-595 37-318। सुभाष संधू, डाटा हिसार भाई। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष भाई। साथियों, प्रसाद का भी प्रबंध है। आज अगर आए हो, राजीव दीक्षित जी के लिए समर्पण कर दो। ये घंटा आधा घंटा और समय लगेगा। यहाँ से जल्दी 15 मिनट में समाप्त करके, और मार्च निकालने का प्रोग्राम है, आधा घंटा अपने को वहाँ लगेगा। तख्तियाँ हैं वो लेकर के यहाँ से रूट बना करके इधर से निकलेंगे, और जो नई कचहरी है अपनी, वहाँ से 15 सेक्टर से होके इस रोड से वापस आ जाएंगे। बस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
आज पहुंचे इस शहर के राजीव दीक्षित का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई गई है जोरों से और जनता सरकार मोर्चा की तरफ से। राजीव दीक्षित जी अमर रहे, राजीव दीक्षित जी अमर रहे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव दीक्षित जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव भाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव भाई का नाम रहेगा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। अब देख सकते हो जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जनता ही सरकार है, जनता ही